इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे प्रगतिशील बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हर दिन हम एक नया विषय लेकर आते हैं जो हमारे देश की जो कृषि है उसने आगे बढ़ा हुआ है। नु तो हमारे जितने भी प्रगतिशील किसान बहन भाई बहुत समझदार है, लेकिन साथ के साथ अगर जो उनकी बात में हम हाँ मिला कर चलते हैं तो वो काम और आगे बढ़ता है। और नू तो देखो योजना तो भाई सारे बना के चल रही है। ये जिस तरह हमने भाई गेहूँ की फसल ले ली, अच्छी तरीका उसका उठान भी कर लिया, खेता में भी तय उठा कर हमने फिर मंडी में भेज दिया, कुछ अपने तय रख लिए हमने, और खाने के बाद और कुछ हमने उसको आगे ठिकाना भी लगा दिया ताकि अड़ी भीड़ में आगे भविष्य में हमारे वो काम भी आवे। और नुए जिस तरह खेत खाली लिए तो भाई का अच्छी तरह गा दिया है कई साथियों ने, और कई साथी तो भाई दूसरी फसल की भी तैयारी कर रहे हैं और कई बागवानी भी ले रहे हैं। लेकिन आज यदि हम देखें तो साथियों जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, कई जगह तो इसी है जो पानी इकट्ठी नीचे जा लिया साथियों, 200-250 फुट तक चले गए। और एक अखबार में भी आ रहा था कि भाई एक शहर तीसरा बेंगलोर का ना, वो तो भाई कहती ये उड़दा पानी है नहीं। तो कंक्रीट के जो पत्थर है, जो फर्श डाल रखे हैं, जो हमने आबादी बढ़ लग रही साथियों, पानी की कमी बहुत ज़्यादा दिनादिन बढ़ती जा रही है। और जिस तरह कई फसलें जिस तरह धान की है तो हम लेते, हालांकि देखो हमारे हरियाणा की तो फसल है नहीं, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं और उस तक जो पानी है और नीचे जा लिया। और अगर जो हम इसको ना बोते तो भाई सरकार उसने पर किले 7,000 भी देवा है। तो काफ़ी चीज़ें सरकार हमने प्रोत्साहन राशि भी देती है, समझाती है भाई पानी ना बचाओ और जड़ा ज़रूरत हो उतने ही पानी का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों आज हम यदि देखें तो भारतवर्ष के साथ साथ हरियाणा में भी कई जगह ऐसा है जड़ा भाई पानी की बहुत कमी होती जा रही है, बागड़ के इलाका में ख़ास तौर पे। और आज हम बात चर्चा में भी कर लेते हैं टपका सिंचाई का महत्व, क्योंकि देखो टपका जो सिंचाई इसके बहुत ज़्यादा लाभ से। और साथ के साथ दूसरी चर्चा भी हम लेकर आए कपास फसल की रोगों से रक्षा के बारे में, और कुछ मनोरंजन भी और कुछ बढ़िया बातें भी हम इसमें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टपका सिंचाई के महत्व के बारे में। बहनों और भाइयों, फसलों की जो भरपूर उपजताई हमने उन्नत बीज और संतुलित खाद के अलावा पानी की भी बहुत ज़्यादा मात्रा अपने ज़रूरी है, क्योंकि यह जो मूलभूत ज़रूरत से हमारी। और हरियाणा में तय अगर जो कुल ज़मीन की बात करें तो लगभग 18% भाग बरानी है, जो कि मुख्यतः प्रांत के दक्षिण पश्चिम भाग है जो, और उसमें असमतल रेतीला और टिब्बों से बात करें जिस तरह रेवाड़ी की तरफ है या फिर राजस्थान की तरफ लगता है, तो इस भाग में जो नहरी पानी की जो सुविधा है बहुत ही कम से है और भूमिगत जल भी इसमें खारा से है। तो इस क्षेत्र में किसानों को ज़्यादातर सूखे का सामना करना पड़ता है और उसमें कई बार तक एक भी फसल नहीं मिलती। और भारतवर्ष में भाइयों एक ही सिंचाई प्रणाली है, यानी कि सतही सिंचाई। लेकिन इस सिंचाई की इस प्रणाली में जल का जो अधिकांश भाग है वो जड़ क्षेत्र में नीचे जाकर वो खराब चला जावा है। इसके अलावा जो सतही सिंचाई है भूमि में सेम और कलर की भी समस्या उत्पन्न होता है। इन सभी समस्याओं के समाधान का स्वरूप हरियाणा में सिंचाई के सिंपल सिंचाई और टपका, जिसने हम ड्रिप भी कह दिया करें, इस सिंचाई प्रणाली को हम प्रचलित करा है, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और
अगर जो हम इसका लाभ उठाओ तो साथियों पानी की भी कमी हमने महसूस नहीं होगी और बचत होगी और फसल भी हम बहुत बढ़िया इसमें ले सकें। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अत्यधिक आधुनिक प्रणाली है और इस विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए भाई सरकार देखो अत्यधिक आर्थिक सुविधा भी अनुदान के रूप में देव लग रही है। और अब बात कर लेते हैं हम ड्रिप सिंचाई होवा किसे। देखो ड्रिप यानी कि टपका सिंचाई की एक अत्यधिक आधुनिक प्रणाली से और इस सिंचाई विधि में पानी में पौधे को उनकी ज़रूरत के अनुसार बूंद बूंद करके पौधे के पास इसमें पानी देवे है। और यह सिंचाई विधि बागवानी सब्जी की फसलाता ही बहुत बढ़िया से। और हरियाणा प्रदेश में जब हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जड़ा पानी की बहुत ही सीमित है उड़ा यानी कि भाई जो माटी वो रेतीली है और सिंचाई विधि बागवानी और सब्जियों की फसलों के लिए यह बहुत बढ़िया से। तो हरियाणा में ही दूसरे क्षेत्रों में जड़ा माटी हल्की और दोमट किस्म की से पानी और मृदा में लवण की समस्या भी है। तो ड्रिप सिंचाई दूसरी सिंचाई विधियों से बहुत बढ़िया से। और इस विधि में पौधों को ये प्लास्टिक के पाइपों और पौधे के पास ड्रिपर लगाकर हम इसमें करें तो ड्रिपर बहाव की गति की दर तय पौधे की जो पानी की जरूरत के अनुसार 2 से 3 लीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो पानी के स्रोत में पंप द्वारा फिल्टर में मेन यानी जो मुख्य और लेटरेट यानी कि जो शाखा है उसमें लाइनों में जावा है और इन लाइनात है उसमें वो पानी अच्छी तरह उसमें मिलता है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के एक बारी लाभ हम बता देते हैं भाई इस तक कितना ज़्यादा फ़ायदा से। सब तक पहले तक तो पानी में अधिक क्षेत्र की इसमें सिंचाई हुआ है यानी कि कम पानी इसमें लगेगा और भाई ज़्यादा सिंचाई करेंगे। दूसरा जो दूसरे साधन की तुलना में सब तक कम पानी की इसमें ज़रूरत होती है और अधिक उत्पादन अच्छी गुणवत्ता और फसल का टाइम पर तैयार होना इसका फ़ायदा से। और कम ऊर्जा की इसमें ज़रूरत होती है और सिंचाई किसी भी टाइम हम इसमें कर सकें और सिंचाई में खारे पानी का प्रयोग भी इसमें संभव है। और जो उबड़ खाबड़ भूमि वाली जो जगह से उसमें आसानी से हम इसमें कर सकें। तो रेतीली भूमि में फसलों की सिंचाई के लिए यह बहुत बढ़िया विधि है और कम मजदूरों की इसमें ज़रूरत पड़ती है और रासायनिक खाद भी सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग में ला सके हैं। इसी तरह जो भूमि विकास और भूमि समतल करने में होने वाला जो खर्च है वो भी कम हुआ है और सिंचाई के लिए जो नालियाँ और जो मेड़ हम बना हुआ था उसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण भी रहा है। और ग्रीन हाउस और पॉली ग्रीन हाउस में सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया से विधि है और इस विधि से जो माटी है वह खराब नहीं होती और जो मिट्टी का जो कटाव और प्रदूषण नहीं होता और फसलों में बीमारियां भी इसमें कम लग गए और भूमि में जो जलमग्नता और सेम की जो समस्या वह कम हुआ है। इसी तरह हम अगर जो बागवानी और फसलों की बात करें तो आम, संतरा, नींबू, अनार, शेष, पपीता, अमरूद इसमें भी ये बढ़िया रहती है। और साथियों जो ड्रिप की जो सब्जी है जिस हम इसमें लेते हैं तो साथियों ड्रिप सिंचाई इसके मुख्यतः हम बात करें तो मेन और लेटरल लाइनों का व्यास और लंबाई हम देखते हैं और ड्रिपर के प्रति पौधों की संख्या भी इसमें देखते हैं और सिंचाई टाइम और पंपिंग सेट का इसमें हम चयन करते हैं। तो कुल मिलाकर जो टपका सिंचाई और उसके लाभ है साथियों देखो सरकार भी अनुदान राशि दे रही है और इस तरह हम अगर जो इस चीज़ को अपनाते हैं तो भाइयों हम अपना योगदान आने वाली जो पीढ़ी है जो पानी की कमी होती जा रही है साथियों उन पानी मिल सके है यदि हम थोड़ा सा ध्यान देवे तो टपका सिंचाई त जो या महत्व से साथियों फसला में बहुत बढ़िया इसमें लाभ रहा होगा और साथ के साथ जो पानी है वो भी इसमें बचत हम अच्छी तरह इसमें कर सकें। तो साथियों या तो बात करिए अपना टपका सिंचाई के महत्व के बारे में और अब कुछ संदेश सुन लेते हैं और संदेश के बाद एक बढ़िया सी रागड़ी ले लेते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक हरियाणा एडमिशन जारी हैं। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक हरियाणा एडमिशन जारी हैं।
श्री अमरनाथ यात्रा से संबंधित सूचना। श्रोताओं, हर साल की तरह इस साल भी श्री अमरनाथ यात्रा का आयोजन 30 जून 2022 से 11 अगस्त 2022 तक होगा। 2022 की इस यात्रा के संबंध में संबंधित बैंकों की शाखाओं द्वारा 11 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आरंभ हो चुका है। जो यात्रीगण अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर संपर्क कर सकते हैं। जिन यात्रियों ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवाया है या करवाना चाह रहे हैं वो कृपया यात्रा पर जाने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में अत्यधिक ठंड होने के कारण अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ऊनी गर्म वस्त्र रखें। यात्रा के दौरान कभी भी वर्षा हो सकती है, अतः अपने साथ छतरी, रेनकोट आदि साथ ले जाएं। कपड़े तथा खाने पीने का सामान वाटर प्रूफ बैग में ही रखें। यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र और यात्रा पंजीकरण परमिट अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। आपातकाल की स्थिति के लिए अपना विवरण लिखकर अपनी जेब में रखें, जैसे कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि। यात्रा के दौरान हमेशा समूह में ही रहें। यात्रा के दौरान अगर आपका कोई साथी गुम हो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को सहयोग करने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करें। यात्रा में अपने साथ प्रयोग के लिए कुछ सामान्य दवाइयाँ अवश्य रखें। महिला यात्री साड़ी पहनकर यात्रा ना करें। यात्रा के लिए सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट उपयोगी है। यात्रा के दौरान वातावरण को पॉलीथीन या प्लास्टिक पदार्थों से प्रदूषित ना करें। जो महिलाएं 6 सप्ताह या अधिक से गर्भवती हैं वो यात्रा के लिए ना जाएं। 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे तथा 75 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के दौरान चेतावनी वाले खतरनाक स्थलों पर ना रुकें। खाली पेट यात्रा की शुरुआत ना करें। बेहतर होगा कि कुली, घोड़े, टट्टू आपका सामान लेकर आपके सामने या पीछे यात्रा करें, क्योंकि अचानक आपको अपने सामान से किसी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने चने, टॉफ़ी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ रखें। अपने हाथों, चेहरों को सनबर्न आदि से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन, सन क्रीम साथ रखें। अपनी वापसी की यात्रा पर आपको अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ आधार शिविर छोड़ना होगा। यदि आपके समूह का कोई सदस्य लापता है तो आपको पुलिस की तत्काल सहायता लेनी चाहिए। और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की मदद के लिए पुलिस अथवा यात्रा कंट्रोल रूम से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। हेरा नींद भी न आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुआती हो परदेसी तेरी याद में। नींद भी न आई हो परदेसी तेरी याद में, किसते बोलूं है और बतलाऊं मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू। अरे इस ये फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू। मत आंसू ते मुंह धोऊं सो
की डाल पिया कदे ये करण लग जा चला की करण लग जा चला की येरा आदि साड़ी ही काट बगादी या राजा की नाला की राजा की नाला की मत सुकी चकी जो सुकी चकी जो सु परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में और नींद भी आती हो परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में देखे जब ते आई आज जब ते आई मैं इस घर में न करके देखी ऊद हो करके देखी ऊद हो अरे मेरे गापड़ के चर लेने में तेरे चेहरे की धूप हो तेरे चेहरे की धूप हो देखे दूध सा देखे फौजी तेरी याद में नींद बिना आती हो परदेसी तेरी याद में और से जना सोती हो परदेसी तेरी याद में नींद बिना आती हो परदेसी तेरी याद में दिखे मेरे सिंह के नई नवेली की कच्ची गोब टूट गई कच्ची गोब टूट गई येरा क्यों करे जाऊं स्कूल में मेरी ये तकती बस्ता उठ गई तकती बस्ता उठ गई या न छूट गई पढ़ाई हो छूट गई पढ़ाई हो परदेसी तेरी याद में चेतना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में हो गई रे मवरिया लगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे समरिया पिया पिया रखते हो गई रे मवरिया लगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे समरिया पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक हरियाणा एडमिशन जारी हैं। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक हरियाणा एडमिशन जारी हैं। तो बहनों और भाइयों, संदेश से पहले हमने सुनी राजेंद्र खरकिया की आवाज़ में मेट सिंह की हिट रागनियों में से, और ये हमने रागनी सुनी थी नींद भी नहीं आती।
और इस रागनी से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे टपका सिंचाई के महत्व के बारे में, ये दूसरी चर्चा हम कर लेते हैं वास है कपास फसल के रोगों से रक्षा। लेकिन उससे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो अधिकतम 39 और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। यानी कि आजकल अच्छी तरह आगाम भी पड़ेगा, लेकिन एक आधी जगह पर हवा चलेगी और कोई अच्छी बूंदाबांदी भी थोड़ी बहुत हो सके, लेकिन कुल मिलाकर 2 दिन बाद बढ़िया तरह आराम जी की संभावना सोमवार के दौरे। तो अब बात कर लेते हैं कल के कार्यक्रम की। साथियों, कल से रविवार और रविवार न हम कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी मारे गीत। तो साथियों, चिट्ठी लिखते रहिए और आपकी मनपसंद के जितने भी लोकगीत रागनी हैं वो सारे हम कार्यक्रम में ज़रूर लेंगे। तो ज़रूर सुनिए कल का कार्यक्रम रविवार को थारी चिट्ठी मारे गीत। और अब दूसरी चर्चा कर लेते हैं कपास फसल के रोगों से रक्षा। साथियों देखो, जो कपास की जब हम बात करें तब पत्तों और जड़ पर लगने वाले रोगों को मुख्यतः कपास में लगने वाले रोग है। पत्तों पर लगने वाले रोगों में पत्ता मरोड़ हो गया, वो मुख्य रोग से। इसके अलावा जो कोणदार है धब्बों को जीवाणु रोग भी इसमें महत्वपूर्ण से। और इसी तरह जो जड़ में लगने वाले रोगों से जड़ गलन और झुलसा रोग भी मुख्यतः है। और इसके अलावा जो टिड्डा गलन जो कि फफूंद जीवाणु और कीटों द्वारा उत्पन्न होता है, तो अधिक बरसात में एक महत्वपूर्ण समस्या का रूप यो धारण कर लेता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इन रोगों को सही पहचान कर उचित हम इसमें रोकथाम इसमें कर सकें। तो पत्तों के मुख्यतः रोग और उसकी रोकथाम की बात करते हैं। इसमें एक तो पैराविल्ट है, यो जो इस टाइम में जो कपास का मुख्य रोग से यो समस्या आमतौर पर हम अगस्त अक्टूबर माह के बीच में दिखा है। और इसका मुख्य कारण लंबे टाइम तक सूखा रहने के पश्चात सिंचाई देना व वर्षा का होना है। और रेतीली भूमि में इसका अधिक प्रकोप होता है और इस समस्या के कारण पौधे के जो पत्ते वो अचानक इसमें मुरझा जाते हैं और पौधे शीघ्र सूखने लगते हैं। लेकिन पौधे की जड़ सामान्यतः रहती है और इसमें कोई रोगाणु संलिप्त नहीं होता। और इस समस्या के लक्षण दिखाई देने पर 48 घंटे के अंदर हमने कोबाल्ट क्लोराइड 2.0 ग्राम या फिर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें तो ये रोग चला जाएगा। इसी तरह जो जीवाणु अंगमारी या कोणदार धब्बे की यदि हम बात करें तो ये रोग पौधे के सभी भागों में अपने लक्ष्य दिखावा है। और इसका मुख्यतः जो लक्षण है वो टहनी पर धब्बे, पत्ता पर कोनेदार धब्बे और टिड्डों पर भी धब्बे पाए जावे है। और इस रोग के लक्षण पत्तों पर कोणदार जल सिक्स यानी कि जो पानीदार धब्बों के रूप में इसमें दिखते हैं। तो साथियों, प्रकोप की अवस्था में कोणदार धब्बे शिराओं के पास सिमट जाते हैं और इस प्रकार की शिराएं काली पड़ जाती है, जिससे कि पत्ता सिकुड़ जाता है और पीला इसमें पड़ जाता है। इसी तरह एक पत्ता मरोड़ रोग भी है। इस रोग में सबसे मुख्य रोग से सबसे पहले ऊपर की कोमल पत्तियां पर इसका असर दिखाई दे हुआ है और पत्ती के ऊपर की तरफ मुड़कर जो कप जैसी आकृति हो जाती है तो कड़क है। कई भी पत्तियों को निचली तरफ नसों पर पत्ती के आकार की बढ़वार भी इसमें दिखाई देते हैं। तो पौधे छोटे रह जाते हैं और इस पर फूल, कड़ी और टिड्डे नहीं लगते और इनके बढ़ाव एकदम रुक जाते हैं और इसका उपज और बहुत विपरीत असर इसमें पड़ा है। तो साथियों, भूमि या छुआछूत द्वारा भी ये रोग नहीं फैलता। ये रोग पौधे की किसी भी अवस्था में आ सकता है और इस रोग से 80 से 90% फसल पर नुकसान इसमें हो जाता है। और जब ये रोग अधिक हो तो उड़द देसी कपास बोई जाता है, क्योंकि देसी कपास में ये रोग नहीं लगता। और सफ़ेद मक्की का पूर्ण रूप से नियंत्रण इसमें रखा है और कई प्रकार के खरपतवार भी इस रोग को फैलने में सहायक है। इसलिए खेतों में, आसपास के क्षेत्रों में और नालियों आदि को बिल्कुल साफ रखना बहुत इसमें ज़रूरी है। और भिंडी पर भी ये रोग वैसे तो पाया जाता है और इसलिए यो रोग लगता है तो भिंडी की काश्त न करें। इस रोग की रोकथाम के लिए कोई फफूंदी नाशक उपयोगी नहीं है। इसके बचाव के लिए हम अगर जो सावधानी रखें तो इसमें हम फायदा ले सकें। एक तो फसल की अगेती बीजाई रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें, सफ़ेद मक्की को नियंत्रण में रखें और खेतों के आसपास खरपतवार को नहीं पनपते। इसी तरह जो माइरोथियस पत्ता छेद धब्बा है या एंथ्रेकेज है या भी बीमारी से ग्रेमिलिडू और दहिया रोग से और कपास के रोगों की जो समूह की रोकथाम की बात करें तो बीज उपचार। इसमें पौधों की भूमि से उत्पन्न बहुत से फफूंदों से बीज में रहने वाले जो जीवाणु से बचाव के लिए फफूंदनाशक दवाइयों से उपचारित इसमें करना चाहिए। और इसी तरह जो छिड़काव कार्यक्रम की बात करें तो बिजाई के 6 हफ्ते बाद या फिर जून के अंतिम या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन्स यानी 6 से 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब तक, या वह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसने 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर 15 से 20 दिन के अंतर पर लगभग 4 इसमें छिड़काव हमने करनी चाहिए। और अगर जो गंधक 10 किलोग्राम या फिर एकड़ धोड़े या फिर 22 टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव इसमें करें तो देसी कपास के जो ग्रामी मिल्ड्यू रोग है उस पर भी हम नियंत्रण इसमें पास कर सके। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो आज हमने बात करी टपका सिंचाई के महत्व के बारे में और कपास फसल के रोगों से रक्षा के बारे में, इसमें बहुत बढ़िया अच्छी तरह समझकर और बढ़िया हम खेती को आगे बढ़ाओगे। तो आज के अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। सारे बाण भैया ने राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।